9 मई के वाक़यात को पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स होगा जिसको कहे कि ये 9 मई बिल्कुल सही हुआ था। 9 मई को दिफा करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। गलत काम हुआ था, उसको गलत ही कहना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बाज़ लोग जो माजी के अंदर उनका बयानिया था, या 10 अप्रैल 2022 के बाद या 27 मार्च 2022 के बाद की जिस तरीके से पाकिस्तान में तर्ज़ सियासत को अपनाया गया था, उसके बाद जब अब उनके बयानात अब देखें तो आपस में उनका मुवाजना करना बड़ा ही मुश्किल है, और उसको जस्टिफ़ाई करना भी बाज़ सूरतों में बड़ा ही मुश्किल होता है। इनके ऊपर बाज़ों के ऊपर मुश्किल आई है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारों के साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, बहुतों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। क्योंकि आप किसी को 15-20 रोज़ कैद तन्हाई दे दें, पकड़ के किसी को भी बंद कर दें, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि हफ़्ता 10 दिन से ज़्यादा उस वज़न को उठा सकेगा। लेकिन बाज़ तो ऐसे थे, जैसे उस्मान डार वाला मामला था, तो उसके घर कारोबार, उसके घर के अंदर जो रेड हुई, मैंने उसकी वीडियो क्लिप्स उसने कुछ मेरे से शेयर की थी, मैं देखता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त करना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। क्योंकि कोई आती मुजरिम तो है नहीं, सियासत में आए थे। सियासत में आने के बाद उन्होंने वही कुछ ही देखा था जो पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल की सियासत में इन लोगों को सिखाया गया था। लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे बयानात दें जो माजी के इनके रवैये से बिल्कुल ही 180 डिग्री उलट हमें नज़र आए, तो उसको आम लोगों को कैसे समझाएंगे, अपने हल्के में जाएंगे तो कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे, वो समझना थोड़ा सा भी मुश्किल काम है। वो फ़हरिस्त बढ़ती जा रही है। आज उसमें इजाफ़ा एक फ़ारूक हबीब हुए। फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम बेश वैसी ही बातें की जो हम पिछले 2-3 हफ़्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ छोड़ के जाने वालों की ज़बानी सुन रहे हैं। तो फ़ारूक की ज़बानी सुनते हैं कि 9 अप्रैल के बाद क्या पैगाम दिया जाता था, वो आज ये बता रहे हैं, सुनाइएगा। 9 अप्रैल के बाद माइंड पैगाम दिया जाता रहा, जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। फ़ारूक बयान को मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट उनकी तसव्वुर नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि पिछले 10-15 रोज़ वो किस ज़हनी कैफियत से गुजरे होंगे, इसलिए वो ऐसे बयानात दे रहे हैं। लेकिन एक उन्होंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कल्ट फॉलोइंग का, उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक है। लेकिन ये चीज़ उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जब इनकी हुकूमत चल रही थी, कोई बंदा ना मानने पे तैयार था ना सुनने पे तैयार था। 27 मार्च 2022 के बाद का जो बयानिया था कि वो जनरल बाजवा मीर जाफ़र मीर सादक हो गया, और इमरान खान सबसे अच्छा पाकिस्तान बचाने आया था, जिसको अमेरिका की माँ पे इसने साजिश करके गिरा दिया, इसलिए पाकिस्तान तबाह हो गया। ये बयानिया कल्ट फॉलोइंग का ही नतीजा था कि पूरे पाकिस्तान में बिका था। ये जो नफ़रत वाला बीज था जिससे 9 मई हुआ, उसके सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। ये वो लोग भी जिन्होंने 2011 से इन्वेस्टमेंट की थी, वो किसी दिन सच बोलेंगे तो आपको आइंदा के लिए इस्लाह के लिए मौका मिल जाएगा। 9 मई के ऊपर क्या कह रहे हैं फ़ारूक हबीब, वो भी सुनाइएगा। 9 मई का वाक़या है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर कमांडर हाउस के बाहर हुए, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए, कितने मुजाहरे आपके फ़ौजी अमलाक के सामने हुए। लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या ख़ास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत ख़राब थी। जब गिरफ़्तारी हुई मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए। मैं उस वक्त सोया वाला दवाई खा के, और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था, और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा। किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ने निकल पड़े। ये रवैया बहरहाल दुरुस्त नहीं था। ये जो अभी इन्होंने आखिरी जुमला बोला है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी कौम को अपनी फ़ौज से लड़ाना ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का इम्तहान होता है कि आप एक विजन देते हैं कि मुश्किल से कैसे निकलना है। ये क्योस का अफरा तफरी का रास्ता था, ये बेहतर नहीं था। फ़ौज अगर इक़्तिदार पे कब्ज़ा करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसके ऊपर आपको बयानिया बनाना चाहिए। लेकिन आप ये बयानिया कैसे दे सकते हैं कि जब आप खुद फ़ौज के कंधों पे सवार हो के आपने हुकूमत ली हो। पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ भी उसी की मिसाल है और इमरान खान भी उसी की मिसाल है। इनमें से कोई कहे कि वोट को इज़्ज़त दो या मैं तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद हूँ, तो दोनों बातें झूठ होंगी। दोनों इसी रास्ते से इक़्तिदार में आए थे और उसी रास्ते से इक़्तिदार से गए भी हैं। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं नईम हैदर पंजोथा साहब,
इसके अलावा हमारे साथ है आबिद शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा PMLN से, और हाशिम डोगर साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। पंजोथा साहब, आपसे पहले शुरू करते हैं। PTI और इमरान खान कहाँ स्टैंड करते हैं आप? थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपने दावत दी, मौका दिया। देखें जी, इमरान खान साहब को नो डाउट जितना जब से उनकी हुकूमत गई 16 महीनों में जिस तरह से क्रिमिनल मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और उनके ऊपर केसेस बनाए गए। क्रिमिनल मशीनरी? बिल्कुल क्रिमिनल मशीनरी जी। ये किसे कह रहे हैं आप? देखें, ये जो स्टेट्स और जितने इदारे हैं उन्होंने सब ने जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए बाकायदा तौर पर जो है वो उनके ऊपर इतने केसेस बनाए गए। क्रिमिनल मशीनरी कौन है? क्रिमिनल मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई, यानी क्रिमिनल लॉ जो है इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर जो है CRPC के अंदर जो प्रोविजंस है उसको आप कह रहे हैं? जी जी। तो ये बाकायदा तौर पर 16 महीनों में उनके ऊपर इतने मुकदमात बनाए गए। जैसे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर FIR दर्ज हो रही है। कभी तोशाखाना के अंदर 3 कार्रवाइयाँ, अलकादर ट्रस्ट 9 मई वाले मामलात वाक़यात। तो बात यह है कि उनके ऊपर इस तरह से उनको केसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। सीक्रेट एक्ट वाला मामला भी है ना? जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला भी तो है। कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई भारी सजा भी किसी में मिल सकती है? देखिए, कोई केस है नहीं कि जिसके अंदर खान साहब को सजा मिल सके। उसकी रीज़न ये है कि आपको खदशा है साइफर या तोशाखाना में या किसी एक में पकड़े जाए और लंबी सजा हो जाए? देखें, इस वक्त वो साइफर के अंदर ही गिरफ्तार हैं, लेकिन अगर मेरिट के ऊपर आज उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं और वाज़ह तौर पर अदालत को बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर ये बताया क्या आपको खौफ में कोई तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह हैं कि इसमें सजा हो सकती है? देखें, बिल्कुल नहीं है, नहीं होनी चाहिए किसी तरह से, कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो अदालत के हुक्म के बावजूद लोग उठा लिए जाते हैं, अदालत के हुक्म के बावजूद बेल होती है, फिर 3 MPO में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी 16 MPO। आज आपने एक कोई बयान दिया है कि 10 साल या 14 साल सजा हो सकती है, आपने बयान दिया? नहीं। क्यों दिया? मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो नहीं दिया ऐसा। देखें, मैंने जो ट्वीट्स आज किए वो मैंने इस हवाले से ट्वीट्स किए थे कि जो ये मुकदमा बना रहे हैं उसके मुताबिक ये आज प्रोसिक्यूटर ने भी बाकायदा तौर पर ये कहा कि आज 14 साल सज़ा बनती है और इसके तहत जो है उम्र कैद भी सज़ा हो सकती है। लेकिन दलाइल जब हुए तो कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं कर सके जिससे वो ये कह सकें कि स्टेट को या किसी और स्टेट को फ़ायदा दिया गया हो, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने हलफ के तहत बाकायदा तौर पर उस पाबंद है कि उसने बताना है कि अगर मुल्की जो है इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ है तो उसने शेयर करनी है। जो सरकारी वकील है आपका कहना है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि उम्र कैद की सज़ा हो, ये उनकी ख्वाहिश है? देखिए, ये जो ख्वाहिश है ना, जिन्होंने मुकदमा बनाया है उनकी ख्वाहिश है, और सरकारी वकील ने तो डेफिनेटली फ़ीस ली है और उसके ऊपर उसने आर्गूमेंट्स करने हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता नहीं था। दूसरे नंबर पर बनता या नहीं बनता, लेकिन आपको तो उसी चीज़ का अब सामने है ना, वो तो अब सामने तो केस वही है ऑफिशियल सीक्रेट। देखें, या तोशाखाना का या फिर तीसरा वो तोशाखाना के अंदर तो देखें एक केस के अंदर सस्पेंशन हो गई है और अभी नैब के अंदर वो तोशाखाना वाला मामला पेंडिंग है या एक FIR भी दर्ज की गई है। वो तो गिनते जाएँ तो आपको मुकदमात मिलते ही जाएंगे। लेकिन बात यह है ना कि क्या इस साइफर से किसी और मुल्क को कैसे फ़ायदा हो? बाहर से एक धमकी मिलती है और उस धमकी की सूरत में हम रेजोल्यूशन भी दूसरे दिन ले आते हैं और फिर उसे वज़ीर-ए-आज़म को हटा के फिर उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और फिर हम कहते हैं जी कि ये लें जी, नेशनल हीरो हमारे जो है वो हमने अंदर भी डाल दिया, आपने तो सिर्फ ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाना है और हमने उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी है और अंदर भी डाल दिया है।